तो हमारे साथ इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर संजय समर्थ एवं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अविराल मलिक बीजेपी के नेता हैं। दोनों लोग जुड़ चुके हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संजय समर्थ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो मतगणना है वो कल 8 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। इस पर पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उसके बाद मैं बीजेपी के नेता अविराल मलिक से पूछूंगा। डॉक्टर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नमस्कार, जय समाजवाद बोल रहा हूं। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चर्चा छेड़ी है वह गलत नहीं है। लोकतंत्र में जब ईवीएम की हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो लोकतंत्र में किसी जनता के हित की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आखिर ये गड़बड़ी हुई है तो कहां से गड़बड़ी हुई है? और ये स्वतः प्रमाणित होता है कि माननीय चुनाव आयोग द्वारा वहां के डीएम, कमिश्नर, एडीएम सबको सस्पेंड कर दिया है। इसका अर्थ सीधा सीधा निकाला जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये मांग करता हूं कि इसके जो भी दोषी हों उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और यदि मतदान प्रभावित हुआ है ये सिद्ध हो जाए जांच में तो पुनर्मतदान कराया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। मुझे ये बताइए, जैसे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समाजवादी पार्टी को और बीजेपी जो है वो बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है। उसको कतई कोई चिंता नहीं है कि ईवीएम में मतगणना में गड़बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आखिर इसका क्या राज हो सकता है? देखिए, गड़बड़ी आखिर सत्ता में कौन है? बीजेपी के लोग हैं ना। गड़बड़ी करेंगे तो वो अपने लिए करेंगे, हमारे लिए थोड़ी करेंगे। और चिंता हमें इस बात की है कि जनादेश हमारे पक्ष में है, जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए वो गड़बड़ी कराने के फिराक में है। और एक जगह नहीं, आज ही आगरा की खबर आई, आगरा से मतपत्र पाए गए हैं। ठीक है, अविराल मलिक जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, इस पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, और जिस चुनाव आयोग के बारे में, जिस गड़बड़ी के बारे में जिक्र किया है समाजवादी पार्टी के नेता ने, तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है वो कानून के दायरे में रह करके हो रहा है, और यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो वहां पर कार्रवाई की जाती है। और हमेशा जहां भी कोई गड़बड़ी होती है वहां पर, जब सरकार थी तब भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा कार्रवाई की गई है, और अभी भी यदि कहीं भी गड़बड़ कोई भी होगी तो पुलिस प्रशासन वहां का कार्रवाई करेगा, और कोई भी गलत कार्य कहीं भी नहीं होना दिया जाएगा, ना ही वो बर्दाश्त। तो क्या कानून के दायरे में हो रहा है अविराल जी? मैं जानना चाहता हूं, मैं जान सकता हूं क्या कानून के दायरे में रहकर हो रहा है? मतलब डीएम साहब वहां पर कह रहे हैं कि जो ईवीएम थी वो ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी। कहीं पर दुनिया में कहीं इस तरीके से देखा है कि जहां मतगणना से एक दिन पहले ट्रेनिंग हो रही हो? क्या ये कानून के दायरे में हो रहा था? और ईवीएम ट्रेनिंग के लिए ले जा रही थी तो वहां के स्थानीय प्रत्याशी जिलाध्यक्ष को आपने सूचित किया था कि भाई ये ट्रेनिंग के लिए ईवीएम का ट्रक ले जाया जा रहा है? देखिए, जहां तक बात है एक स्थान की, तो एक स्थान के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा यदि कोई एक घटना का जिक्र किया जाता है तो। और दूसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया जा रहा है, और कानून व्यवस्था को कहीं भी कोई भी चोट पहुंचने नहीं दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन इस बात को ध्यान रख रहा है, और उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्ण रूप से सतर्क है, प्रशासन सतर्क है। और जहां तक बात है अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उस चर्चा में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, अविराल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सतर्क है तो ईवीएम में गड़बड़ी समाजवादी पार्टी वाले करना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएम सब सतर्क हैं तो ये समाजवादी पार्टी वाले ईवीएम में गड़बड़ी करना चाह रहे हैं? देखिए, जब चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव करवाना, और चुनाव आयोग का कार्य है निष्पक्ष चुनाव करवाना, और उसके नतीजे जनता तक पहुंचाना, उसके बाद बताना कि नतीजे क्या है, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग पहले से पहले उसमें टांग अड़ाने का काम ना करें। मैं तो इनको यही सलाह दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो चुनाव आयोग है वो अपने आप इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, और हमारी देश की सभी एजेंसियां कार्य कर रही हैं, सभी पुलिस प्रशासन सब कार्य कर रहा है, और निष्पक्ष चुनाव हुए भी हैं, और उनकी गिनती भी निष्पक्ष ही होगी पूर्ण रूप से। मुझे पूरा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अविराल जी, रोकूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अविराल मलिक बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, कानून व्यवस्था से लेके पुलिस प्रशासन सब कुछ एकदम बढ़िया है। मुझे याद ही नहीं है जब से चुनाव हुआ, मैं इंदिरा गांधी और राजनारायण के चुनाव की भी बात करूं
चुनाव आयोग ने अगर किसी भी अधिकारी को, जब वो सिपाही से लेके डीएम एसडीएम संलिप्त अगर चुनाव प्रक्रिया में उसकी गतिविधि पाई गई तो उसको हटा तो जरूर दिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको नौकरी से निकाल दिया। ज्यादा हो सकता है सस्पेंड कर दिए, प्रभारी दूसरे बना दिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है पूरे चुनाव में। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कल मैंने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो हताश नजर आ रहे थे, हताश नजर आ रहे थे बिल्कुल। क्या 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 कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अविराल मलिक जी से कहना चाहता हूं कि सब सतर्क हैं, तो फिर डीएम एसपी एडीएम ये कैसे गड़बड़ी की है, किसके इशारे पे गड़बड़ी की है, इनको सस्पेंड क्यों किया गया? आखिर प्रशासन का निर्देश नहीं था तो क्या अपनी मर्जी से अपने घर से ट्रक लेकर के आए ईवीएम भर करके? कहां से ईवीएम आई उनके पास? जी। और हताश तो हम इस बात पे हैं कि आखिर इतने चौकन्ना रहने के बावजूद, चुनाव आयोग की सारी दिशा निर्देशों के बावजूद, वहां का डीएम, बनारस का डीएम और बनारस का एडीएम क्या इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अपनी मर्जी से एक ट्रक ईवीएम भर करके, 3 ट्रक ईवीएम भर करके ले जाएंगे? डॉक्टर साहब, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से भी हैं, और इस बात पे मेरे सख्त ऐतराज भी है कि माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता सुन रहे हो कि जनादेश का सम्मान कीजिए। ये ईवीएम गड़बड़ी के माध्यम से आप जनादेश पाकर के जनता को क्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मेरे तमाम साथी ग्राउंड पर रहे हैं, तमाम साथी मेरे ग्राउंड पर रहे, तो उनसे और हम लोग भी ग्राउंड से और जमीनी खबरों से रूबरू होते रहे। लेकिन अभी 5 दिन पहले जब मेरी किसी से भी चर्चा हुई तो मैंने कहा भैया क्या माहौल है? उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। अचानक से 5 दिन के बाद में जब मैं देख रहा हूं, एग्जिट पोल्स देख रहा हूं, सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। सब कुछ पता चला समाजवादी पार्टी कितना पिछड़ गई और भारतीय जनता पार्टी कितना आगे हो गई। ये कैसे संभव है? एग्जिट पोल पर आप भरोसा कर? सर, ये एग्जिट पोल जितने भी है, मुझे लग रहा है सब सट्टा बाजार से संलिप्त होते हैं। दूसरी चीज, एग्जिट पोल इतना अच्छा है तो आप हमें बता दीजिए, सारे पत्रकार बंधु भी हैं वार्ता में, कभी कोई गांव में एग्जिट पोल करने गया? मेरे गांव में तो कोई नहीं गया आज तक। नहीं, मैं गया हूं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, प्रजातंत्र टीवी और डिजिटल चाणक्य का संयुक्त एग्जिट पोल आया है जिसमें समाजवादी पार्टी को 225 से 250 सीटें उम्मीद की जा रही है। पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, प्रजातंत्र टीवी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे ओपिनियन पोल पे, क्योंकि हमने जो एग्जिट पोल किया, डिजिटल चाणक्य ने जो एग्जिट पोल किया, वो पोल किया है ग्रामीण स्तर पर, वो पोल किया है वहां पर जहां पर कोई भी मीडिया वाला नहीं पहुंचता है। मैं जानता हूं उन तमाम मीडिया वालों को। अब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और मैं अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा। क्या होता है अगर मुझे या किसी भी मीडिया संस्थान को एग्जिट पोल करना, ओपिनियन पोल करना है, तो उन्होंने किसी बड़े नेता से फोन किया, बोले कि साहब हमको एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के लिए सर्वे करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जाओ कासगंज के गंज डुंडवारा में, वहां पर जाके एक माध्यमिक विद्यालय स्कूल के सामने, राजकीय इंटर कॉलेज के सामने बाहर खड़े होकर 4 लोगों से पूछ लिया। मैं उस चीज को एग्जिट पोल नहीं मानता हूं, मैं ओपिनियन पोल नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि ननकू रज्जाक की थाली में कितना नमक गया, कितना खाना गया, और उसके बाद वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं उसको एग्जिट पोल मानता हूं। अविराल मलिक जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से आप कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो ठीक है, पुलिस प्रशासन ठीक है, चुनाव आयोग सही से काम कर रहा है, अगर सही से काम कर रहा है तो आखिर ये सवाल या निशान क्यों उठ रहे हैं? बिहार में भी उठे, बंगाल में तो इस वजह से नहीं उठ पाए क्योंकि बंगाल में मौजूदा सत्ता ममता बनर्जी की थी। अविराल मलिक, क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि स्पष्ट रूप से ये समझ में आने लगा है अब, जो अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उसको भी ध्यान से सुना हो तो, कि ये पूर्ण रूप से हताश और निराश नजर आने लगे हैं। और जिस समय अभी हम ये डिबेट कर रहे हैं, इसी ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, ईवीएम में बहुत भारी गड़बड़ी हुई, इस प्रकार के बयान इनके आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हार चुके होंगे, ये 100 के अंदर अंदर सिमट चुके होंगे। समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी 325 से अधिक सीट ला करके पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और स्पष्ट रूप से सरकार बनने जा रही है और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, अविराल जी, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि 325 से लेकर 350 भाजपा जा रही है, वो ठीक है, हर नेता कहता है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 350, 400, 500 जो भी है। मैं ये जानना चाहता हूं
कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ओबीसी के बड़े नेता, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, केशव देव मौर्य, क्या इन नेताओं का कोई वजूद नहीं है? ये सभी नेता जो है ना वो बीजेपी के साथ में, सुन लीजिए, वो बीजेपी के साथ में अलायंस में थे, अलायंस किया था इन्होंने 2017 में। अब अगर बीजेपी के साथ में माइनस हुए, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला बात। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा, आप तो खैर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, संगीत सोम मार पिटाई पे उतर आए। आपके जो नेता हैं उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, और आप कह रहे हैं कि भाई साहब 36 में से 8 सीटें मांग इसको केवल सपा को उसको जा रही है। कौन सा आंकड़ा महाराज, कौन सा आंकड़ा आप ले रहे हैं? मुझे ये बताइए किस आंकड़े से आप समाजवादी पार्टी को 100 सीटों में सिमटते हुए नजर आ रहे हैं? ये बताइए, क्या युवा आपकी सरकार से नाराज नहीं है, नौकरी की मांग नहीं कर रहा है? पार्टी को 100 सीटों में नहीं समेट रहा हूं मैं, पूरे संपूर्ण विपक्ष को 100 सीटों के साथ समेट रहा हूं, और 3 अविराल जी, ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी का पक्ष आप रख सकते हैं, देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आप स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी का पक्ष आप रख सकते हैं। अविराल जी मुझे ये बताइए, अब चुनाव नहीं, अभी वोटिंग नहीं होनी है, अभी चुनाव हो चुके हैं, अब आप जनता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। आप अब तो कम से कम सच को स्वीकार कर लीजिए कि देखिए बेरोजगारों ने इलाहाबाद में जिस तरह से ट्रेनों का नजारा देखे थे आप ना, जिस तरह से घरों में जाकर वोट डाला है, आपको समझ लेना चाहिए कि बेरोजगार किस तरह से आपके प्रति गुस्से में हैं। दूसरी बात, उनमें उत्साह था, आदरणीय प्रजातंत्र वोट डाली है, वो प्रजातंत्र टीवी की टीम को बधाई दे रहा हूं कि प्रजातंत्र टीवी की टीम सच के बहुत नजदीक पहुंची है। वाकई में ये बड़े चैनल वो नहीं है जो अपना टेंट लगा लें और 20 लोगों को इकट्ठा करके अपना ओपिनियन पोल बना लें, ये वो नहीं है। ये ओपिनियन पोल सच के नजदीक है, इससे बल्कि और ज्यादा ही होंगी, आप देखते जाइएगा, कल दूर नहीं है, रात भर सो लीजिए ये खुशफहमी पाल के। लेकिन ये याद रखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 300 प्लस से बनेगी। अब तो वोट तो बंद हो गया है, आप गड़बड़ी मत कीजिए, बस आप गड़बड़ी करके सरकार बनाना चाहेंगे तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या होगी, और इस बात के लिए जनता सड़कों पर उतर आएगी। अभी तो कोई बात नहीं है, एक बनारस में आप गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचा रहे हो, कुछ नहीं होना इससे, बनारस में ही सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। अभिराम जी जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी तो कह रही लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे इसको बचाइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुनिए, लोकतंत्र की हत्या तो तब भी हुई थी जब इन्होंने निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, और आज तो हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और ये लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। मतलब जहां सही काम होता है वो इनको गलत लगता है, और जहां गलत होता है वो इनको सही लगता है। ये सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, सही और गलत में पहचान नहीं कर सकते, तो यही समाजवादी पार्टी का कार्य है। अच्छा अविराल जी, एक बात मुझे समझ नहीं आता है कि जब हम बेसिक मुद्दों की बात करने लगते हैं, छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, नौकरी की बात करें, हाँ राशन की बात करें कि आम आदमी के थाली में उसको क्या चाहिए, बेसिक घर, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। जब हम इसकी बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा समझाइए अविराल जी, मैं थोड़ा सा कम समझ पाता हूँ पॉलिटिकल चीजें, कि आप लोग फिर कार सेवकों पर गोली चलाने का मुद्दा कहां से निकल आया? नहीं तो वो मुद्दा तो है, उस बात को कह तो सकते हैं। नहीं मुद्दा है, इतिहास से वर्तमान बनाएंगे आपको शांति मिले उसलिए उस मुद्दे को उठाया तो बार बार जाना चाहिए। अरे तो इतिहास से वर्तमान बनाएंगे कि वर्तमान से भविष्य बनता है महाराज? इतिहास से वर्तमान बनाएंगे, मैं करंट की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कार सेवक की बात होगी। शायद जिस समय वो घटना हुई थी आप चड्डी पहन रहे होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप देखने में लग रहा है उम्र आपकी 30-32 के आसपास होगी। नहीं, युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं अविराल मलिक, बीजेपी के पश्चिमी के बड़े नेता हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आप कीले गड़वा रहे हैं, आप लाठी चलवा रहे हैं, आप रोड पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, यार ये हत्या नहीं है। आप हाल का देख लीजिए, ये जो हाथरस वाली घटना थी वो हत्या नहीं है। किसानों पे गाड़ी रौंदवा रहे हैं आप लखीमपुर खीरी में, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? आप वो घटना ले रहे हैं जिसमें आप समझदार भी नहीं थे तब देख रहे हैं। यार ये तो तत्काल की घटना, एक बार तो कम से कम उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर दीजिए आदरणीय अवरार मलिक जी। रामपुर तिराहा कांड के बारे में भी आप बता दीजिए थोड़ा।
रामपुर चिराहा अभी एग्जिट पोल की बात हो रही है, वो हम लोग फिर कर लेंगे। डॉक्टर साहब किसी दिन करेंगे, इन मुद्दों पर फिर बैठ के बात करेंगे, इन मुद्दों पर फिर बैठ के बात करेंगे। और इस बार मैं आपको बता रहा हूं, क्यों अपनी तानाशाही से जनादेश को प्रभावित। अविराल मलिक जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, रामपुर तिराया, कार सेवक हत्याकांड, राम मंदिर, इन सब पर हम एक बहुत बड़ा पैनल बिठाएंगे जिसमें आप भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हैं और युवा नेता हैं। आपको बिठाएंगे, एक दिन चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो चर्चा है, बहुत कम ही समय है, इसके बाद में फिर ब्रेकिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। अविराल जी, मैं फाइनल कमेंट आपका चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मतगणना पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें अधिकारी की संलिप्तता थी तभी तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, अगर नहीं थी तो कार्रवाई नहीं करना चाहिए था। बोलते कि साहब वो तो ये समाजवादी पार्टी वाले अफवाह फैला रहे हैं, हमने तो फिर चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों की? आपका देखिए, आपका राष्ट्रीय चैनल है और आपके चैनल पर बैठ करके मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, ना ही आगे भविष्य में कोई भी होगी। और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराया है और निष्पक्ष ही गिनती कराएगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और कल शाम इसी वक्त चाहे आप फिर से जोड़ सकते हो तो जोड़ लेना, मैं स्पष्ट बताता हूं 325 प्लस सीटें आएंगी। और चलिए कोई बात नहीं, कल शाम को इसी वक्त आपके साथ में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन आएगा, अखिलेश जी योगी जी को बुला रहे हैं या फिर योगी जी अखिलेश जी को बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं फाइनल कमेंट आपकी तरफ से लेना चाहूंगा, उसके बाद में आप लोगों से विदा लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी मुद्दे पर कल मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब जी, टिकट सुरक्षित रखिएगा, टिकट सुरक्षित रखिएगा गोरखपुर का। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से मोदी जी का काफिला चल रहा था, पीछे पीछे पैदल चल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए पैदल जाना पड़े, इसके टिकट पहले। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कल बात करेंगे इस पर। मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से हताश और असहाय नजर आ रहे थे कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उन्होंने फिर एक डेलीगेशन भेजा चुनाव आयोग को, तो क्या लग रहा है कि आप ये लड़ाई जिस तरीके से ईवीएम की रखवाली तमाम चीजें सामने निकल के आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग ईवीएम के इस महा घोटाले को आप उजागर कर पाएंगे? क्या लगता है ईवीएम का ये महा घोटाला है क्या नहीं? सर, ये हताश निराश नहीं थे, जहां तक मैं मानता हूं, मैंने देखा है वो हताश निराश, ऐसा चेहरा, ऐसा हमारा नेता है जो कभी भी हताश नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है। एक अकेले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बीजेपी की पूरी राष्ट्रीय टीम उतार दी थी मैदान में, सबका कड़ा मुकाबला किया और करारी शिकस्त दी है। आप चेहरे देख लीजिए, माननीय मोदी जी बनारस में बैठ के प्रधानमंत्री होकर प्रधानों की मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा देश में कभी दौर नहीं आया है। यूक्रेन में फंसे हमारे छात्रों की सुध नहीं ले रहे थे, उन्हें चिंता थी कि बनारस में इज्जत कैसे बचाएं। जनता ने करारा जवाब दिया है। माननीय अखिलेश यादव हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुख्यमंत्री होंगे। कल तक बहुत और धैर्य रखिए, आज सपने पाल के सो लीजिए, बात अलग है, लेकिन कल से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे।